Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So लास्ट क्लास में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. दैट इज़ आवर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ा था. हमने देखा था फ्रांस में कंडीशन क्या थी, वहाँ पे किंग कौन सा था. एक किंग आया था लुइस 16, द किंग लुइस 16, उसकी शादी होती है. देन वो सारी कंडीशन हमने देखी थी. हमने फ्रांस की डेप्ट के बारे में पढ़ा कि फ्रांस क्या था, डेप्ट में डूबा हुआ था. ठीक है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देखी थी हमने. वहाँ की सोसाइटी देखी थी. हमने सोसाइटी में आपने देखा था कि वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वॉज क्लर्गी, सेकेंड वॉज नोबिलिटी एंड थर्ड वॉज दी पीजेंट. हमने वो सारा कुछ देखा था. सो बेसिकली हमने कुछ चीज़ें देखी थी फ्रांस में, नॉर्मल चीज़ें हमने देखी थी. ठीक है, सो फ्रांस का हमने ये भी देखा था ओल्ड रिजिम. एक वर्ड हमने पढ़ा था ओल्ड रिजिम. सो ओल्ड रिजिम क्या था? सो ओल्ड रिजिम बेसिकली था कि 1789 से पहले, मीन्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 में, 1789 के पहले का जो एरा बोल सकते हैं आप, उसके पहले का जो एरा था, जो सोसाइटी थी, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी, सारी सिस्टम जो फ्रांस में थी, उसको हम क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं? वी यूज़ द वर्ड ओल्ड रिजिम फॉर दैट. ठीक है, हम उसके लिए ओल्ड रिजिम का वर्ड यूज़ करते हैं. और 1789 के बाद की कंडीशन क्या होती है उसको हम लोग आगे देखेंगे. बट फिलहाल हमने एक तरह से कॉजेज देखे थे. क्या देखा था अगर हम रिवाइज करें उस चीज़ को, तो हमने क्या क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे शादी होती है, जो हमारे किंग होते हैं उनकी शादी होती है. उसके बाद वहाँ पे हमने देखा था कि सोसाइटी जो थी, सोसाइटी में कैसे जो सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. फिर वहाँ पे हमने टैक्स वाला सिस्टम देखा था कि कौन ज़्यादा टैक्स देता है, कौन टैक्स देता ही नहीं है. ठीक है, टैक्स का बर्डन किस पे था. हमने 2 तरह के टैक्सेस पढ़े थे. एक पढ़ा था हमने टिट्स, एक पढ़ा था हमने टेल. ठीक है, 2 तरह के टैक्सेस हमने पढ़े थे. टिट्स क्या था? दैट वाज एक्सट्रैक्टेड बाय, जो चर्च होते थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे. ठीक है, और टेल जो था वो स्टेट को डायरेक्ट दिया जाता था, जो पीजेंट, दोनों को पीजेंट ही पे करते थे. ठीक है, तो हमने 2 तरह के टैक्सेस पढ़े थे. उसके बाद हमने देखा था द स्ट्रगल टू सर्वाइव. हमने देखा था स्ट्रगल टू सर्वाइव, राइट. सो हियर द स्ट्रगल टू सर्वाइव. यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कैसे चीज़ें एक साइकिल बन जाती है, गरीबी की साइकिल बन जाती है, कि मीन्स प्रोडक्शन कम होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है. तो उसमें एक तरह से एक साइकिल देखी थी, जिसकी वजह से क्या आ जाती है बेटा? सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती है. ठीक है, सो ये चीज़ हमने इतनी देखी थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस. सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था 18th सेंचुरी कितने से कितने ईयर के बीच में आती है, तो काफ़ी बच्चों ने आंसर किया था. सो यस, आप लोगों ने सही आंसर किया था बेटा. 18th सेंचुरी जो है हमारी, वो 1701 टू 1800 तक होती है. सो वेरी गुड. ऐसे ही आप लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करिए, आंसर दिया करिए, तो इससे क्या होगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट आज हम लोगों को क्या देखना है? आज हम लोग को देखना है कि फ्रांस में और क्या क्या कॉजेज थे, और क्या क्या कॉजेज थे वहाँ पे. सो अगर हम कॉजेज को बेटा देखिए, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन कॉजेज क्या थे, राइट. अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप अगर उसको बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, राइट, 1 2 3 एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, सो एग्जामिनर होगा उसको भी कॉपी चेक करने में ईजी होगा. ठीक है, सो अपने आंसर को आप स्पेसिफिक बना सकते हैं. सो आप कैसे स्पेसिफिक बनाएंगे? सो उसके लिए मैं हूँ बताने के लिए स्पेसिफिक कैसे बना सकते हैं. सो देखिए, अगर मैं एक तरह से डिवाइड करूँ चीज़ों को डिवाइड करूँ, मीन्स वहाँ पे अगर रेवोल्यूशन हुआ, सो अगर मैं हर फील्ड को डिवाइड करूँ, लाइक एक सोसाइटी होती है, सोशल कॉजेज हो गए, तो एक सोशल कॉजेज हो गया. एक होता है पॉलिटिकल फील्ड, सो पॉलिटिकल कॉज हो गया, एक हो गया. एक होता है मार्केट वगैरह जो चल रही है, मार्केट का सिस्टम चल रहा है, इकोनॉमिक कॉज. ठीक है, सो तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन तीनों कॉजेज को अगर मैं अलग अलग करके स्पेसिफिक वे में एक्सप्लेन करूँ और आप उसको वैसे ही लिखिए, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे. आपको मार्क्स मिलने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे, राइट. तो सोशल कॉजेज, फर्स्ट इज सोशल कॉजेज. तो अगर सोशल कॉज की बात करें, तो सोशल कॉज आप लोग मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया है कि सोशल कॉजेज क्या थे. सोशल कॉजेज में थे कि वहाँ की सोसाइटी को डिवाइड करके रखा गया था एक, और हम थर्ड स्टेट वाली जो उसमें पीपल थे उनको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. ठीक है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे सोसाइटी में एक ही स्टेट के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, राइट. सो अब एक ही स्टेट के साथ एक्सप्लॉइटेशन होगा तो उनके अंदर फीलिंग आएगी ना कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे, हम किंग को हटा देंगे क्योंकि हमारे लिए काम नहीं कर रहा है. ठीक है, तो एक तरह सोसाइटी का जो सिस्टम था, सोसाइटी जो थी डिवाइडेड थी जिस तरह से, वो एक रीजन था कि वहाँ पे रिवोल्ट हुआ. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें पॉलिटिकल कॉज की, पॉलिटिकल कॉज को देखें अगर हम, व्हाट इज पॉलिटिकल कॉज. ठीक है, सो पॉलिटिकल कॉज की अगर हम बात करें, सो पॉलिटिकल कॉज में बेसिकली आएंगे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगर देखें हम, वहाँ की सोसाइटी जो थी, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी चलती थी. एरिस्टोक्रेसी, घबराइएगा मत, वर्ड देख के एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. एरिस्टोक्रेसी, सो एरिस्टोक्रेसी में बेसिकली होता था कि यहाँ पे जो पावर्स होती थी, पूरी स्टेट की जो पावर्स होती थी, वो किसी एक
किंग के हाथों में क्या होती थी, कंसंट्रेट होती थी। द पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द वन किंग। तो यहाँ पे एक किंग के पास सारी पावर है। सो यहाँ पे किंग क्या हो गया, एक तरह से होल एंड सोल हो गया, इसके पास सारी पावर आ गई है। अदर जो भी छोटी छोटी सी पॉपुलेशन, छोटी छोटी सी पीपल है, पीजेंट्स है, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके कोई राइट नहीं है। ठीक है, और एक्सप्लेन करूँ अगर एरिस्टोक्रेसी को मैं अगर और एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे किंग के पास देखिए पावर है, किंग के पास सारी, ठीक है। और यहाँ पे किंग क्या समझने लगता है भाई, किंग अपने यहाँ पे अपने आप को डिवाइन समझने लगता है। डिवाइन मीन्स भगवान। यहाँ पे किंग जो है वो अपने आप को डिवाइन पावर समझने लगता है। ठीक है, वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ, ओके, सो किंग समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब क्या है, बिल्कुल सही है, मैं एक तरह से भगवान हूँ। माई विल इज़ द लॉ। सो यहाँ पे वो बोल रहा है माई विल इज़ द लॉ, मीन्स मेरी इच्छा ही क्या है, कानून है। मैंने जो सोच लिया वही क्या बन गया, कानून बन गया। तो यहाँ पे एक तरह से बेटा डिक्टेटरशिप चल रही है ना। डिक्टेटरशिप मीन्स यहाँ पे ये अपनी विल के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को चला रहा है, पूरी स्टेट को चला रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे एक रीज़न ये हो गया कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ का राजा किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, और क्या रीज़न, पॉलिटिकल कॉजेज में और क्या रीज़न हो सकता है। सो एक तो ये कॉज हो गया। दूसरा कॉज ये हो गया कि जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे जो किंग की जो कोर्ट होता था, किंग का जो कोर्ट होता था, किंग का जो पैलेस होता था, वो बहुत ही आलीशान होता था, राइट, बहुत ही एक्स्ट्रा वैगेंट होता था। अब कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा वैगेंट है तो भाई उसके खर्चे लगेंगे, खर्चे लगेंगे। सो भाई आप पीपल से जो टैक्स बटोर के ला रहे हो, पीपल से आप बहुत ढेर सारा टैक्स ले रहे हो। टैक्स क्यों ले रहे हो कि आपका भाई आप कर्जदार हो गए हो, आप कर्जदार हो गए, उसके लिए आप पीपल से टैक्स ले रहे हो। बट आप उस पैसे को पे नहीं कर रहे हो, आप उस पैसे को पे नहीं कर रहे हो। आप किस में लगा रहे हो, आप अपनी राजशाही ज़िंदगी में लगा रहे हो। उस पैसे को पीपल से पैसे ले रहे हो, अपनी राजशाही ज़िंदगी में लगा रहे हो। पीपल का गुस्सा भड़केगा, यस ऑब्वियसली भड़केगा ही। सो एक रीज़न ये था कि आप जो राजशाही ज़िंदगी थी फ्रांस की यहाँ पे, अच्छा मैंने एक बता दी कि फ्रांस के जो किंग थी उनकी शादी हुई थी। सो मैरी एंटोनिएट आती हैं। सो वो उनकी मैरी एंटोनिएट के बारे में कहा जाता है कि वो जो थी बहुत ही भाई खर्चीली थी। वो खर्चीली मीन्स उनके नखरे बहुत थे भाई, तो उनके खर्चे भी बहुत थे। सो इसलिए जो एक तरह वो एक जो फ्रांस की ट्रेजरी थी, फ्रांस का खजाना था, तो उसको ख़त्म करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। जो उनकी प्रिंसेस थी भाई, खर्च से तो होंगे ही। ठीक है, कॉमन पीपल तो थे नहीं कि एक दाल रोटी में काम चल जाएगा, एक ब्रेड में काम चल जाएगा, खर्चे थे। प्रिंसेस थी वो, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, राइट। सो एक रीज़न ये हो गया पॉलिटिकल कॉजेस का। और भी रीज़न थे, बहुत सारे रीजन हैं, जैसे करप्शन। सो करप्शन था वहाँ पे, बहुत सारे करप्शन था। वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग थे वो टैक्स लेते थे, ठीक है, टैक्स लेके आधा खुद ही ले लेते थे या फिर पीजेंट से ज़्यादा टैक्सेस लेने लगते थे। तो एक तरह से करप्शन भी था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब इकोनॉमिक कॉजेज़ की। ओके, सो इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे। सो इकोनॉमिक कॉजेज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक की बात करें तो आता है एक वर्ड निकल के टैक्स। टैक्स कॉज हो सकता है इकोनॉमिक कॉजेज में, आगे आपका टैक्स। तो टैक्स की बात करें तो क्या था, सो इतना तो आपको पता है कि टैक्स किससे लेते थे, पीजेंट से लेते थे, राइट। पीजेंट से टैक्स ले लिया। अब बेटा टैक्स में एक प्रॉब्लम और भी थी कि ये जो टैक्स था ना, दैट वाज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स कि भाई कोई पता नहीं था कि हाँ इतना टैक्स लेंगे, इतना टैक्स नहीं लेंगे, कोई डिसाइड नहीं था। टैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, उनको बोलते थे हम लोग टैक्स फार्मर्स। टैक्स फार्मर्स होते थे, वो क्या करते थे, पीजेंट से वो टैक्स लेते थे, ठीक है। अब ये जो टैक्स फार्मर्स होते थे बेटा, समझ एक तरह से मीडिएटर है। अब सपोज आप हैं, आप किसी रीज़न, आपको दे दिया किसी रीज़न का कि हाँ, या किंग ने दे दिया आपको कि आप इस रीज़न का जो फार्मर्स है, पीजेंट्स है, उनसे टैक्स लाके मुझे पे करके दो, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कुछ, क्या आएगा, आ ही गया होगा सबके दिमाग में, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा कि राजा ने लगाया है 20% टैक्स लगाया है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 25%, राइट। 25% ले लिया। अब फिर किंग को जाके कितना दे दिया आपने, 20%। 5% किसकी पॉकेट में गया, आपकी पॉकेट में गया। आप तो इतने समझदार हैं ही, सो 5% आपकी पॉकेट में गया। सो उसी तरह से यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम एक तो डेफिनेट नहीं था, डिसाइड नहीं था कि हाँ इतना टैक्स लिया जाएगा, प्लस यहाँ पे मीडिएटर को लाके बैठा दिया गया था, जो टैक्स फार्मर्स थे उनको लाके बैठा दिया था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लोगों से वसूलते थे, ठीक है। सो अब लोगों में गुस्सा भड़केगा कि हम भाई पैसे दे भी रहे हैं और हमको कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा था कि चलिए भाई टैक्स, चलिए जो हमारे फार्मर्स हैं, जो टैक्स फार्मर्स हैं, वो टैक्स लेके आ गए, उन्होंने लाके किंग को दे दिया, राइट। अब ये किंग को दे तो दिया, अब ये किंग को पता ही नहीं है इस पैसों को मैं लेके जाके लगाऊं कहाँ, ये टैक्स को, इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो खर्च कहाँ करना है, वो एक तरह से वहाँ पे सिस्टम डिसाइड नहीं था, ठीक है।
जिसकी वजह से जो फ्रांस की इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, एक तरह से बैंकक्रप्ट हो गई। मीन्स वहाँ पे पैसे की कमी आ गई। बैंकक्रप्ट को क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट को आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा। सो बैंकक्रप्ट हो गई, वहाँ की जो फ्रांस की कंडीशन थी वो धीरे धीरे बैंकक्रप्ट होते चली गई। और धीरे धीरे अब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बेटा अगर बैंकक्रप्ट होगी, अगर वो कंट्री डूबेगी तो कंट्री के साथ में कौन डूबेंगे, वहाँ के सिटीजन डूबेंगे। एंड सिटीजन अगर डूबेंगे तो सिटीजन क्या डूबेंगे, ऐसा नहीं पानी में नहीं डूब जाएंगे, सिटीजन डूबेंगे मतलब उनको आ जाएगी भैया अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो रखी है इकोनॉमी की ऐसी तैसी। सो इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे थी। सो हमने बेटा 3 रीजंस पढ़े, एक था सोशल, एक देखा पॉलिटिकल एंड एक देखा इकोनॉमिकल। सो इसको आप एक बार अच्छे से लेक्चर को पढ़ के उसके पॉइंट्स अपने पास एक एक पॉइंट्स को अच्छे से नोट करके आप सोशल कॉजेज हेडिंग डाल के पॉइंट्स बना सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हेडिंग डाल के, इकोनॉमिक कॉजेज हेडिंग डाल के आप पॉइंट्स बना के अपने पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगी, चीज़ें स्पेसिफिक हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब देखते हैं हम अदर कॉजेज में, जैसे आप बोल सकते हो उसको इंटेलेक्चुअल कॉजेज। मीन्स अदर सोसाइटी में कुछ अदर पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, लोगों को मोटिवेट किया कि आप रिवोल्यूशन करो। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात आती है, एक वर्ड आता है फिलोसोफर। क्या आती है, फिलोसोफर नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट। सो फिलोसोफर आते हैं यहाँ पे। फिलोसोफर फ्रांस के कुछ मेजर फिलोसोफर हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग बताइए, इंडियन फिलोसोफर के नाम जानते हैं आप लोग? इंडिया में बहुत से फिलोसोफर हुए हैं। सो अगर आप लोग को इंडिया के किसी फिलोसोफर का नाम पता है तो कमेंट करके नीचे बताइए, 1-2 फिलोसोफर के नाम आप बताइए। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से फिलोसोफर होते कौन है? सो फिलोसोफर बेटा बेसिकली होते हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातें करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे करिए, आप सोसाइटी में अगर आपको जीना है तो आप ये अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फिलोसोफर वही होते हैं। सो यहाँ पे अगर फिलोसोफर की बात करें हम लोग, फ्रांस में फिलोसोफर, सो यहाँ के मेजर 3 फिलोसोफर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, 3 फिलोसोफर के बारे में आपको पढ़ना है। एक है जॉन लॉक, नाम सुन के घबराइएगा नहीं, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक है। एंड मॉन्टेस्क्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक है रूसो। तो तीन फिलोसोफर के बारे में आपको पढ़ना है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सो जो फिलोसोफर थे, अच्छा फिलोसोफर से पहले चलिए फिलोसोफर ही पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जॉन लॉक की बात करें, जॉन लॉक जो थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। जॉन लॉक ने अपनी एक बुक लिखी, क्या नाम था बुक का? बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। हियर यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक ने अपनी बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला था टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। सो यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ों की बात की थी, 2 थिंग्स। इन्होंने अपनी बुक में 2 चीज़ों की बात की थी। एक तो भाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, मतलब जो किंग है उसको भगवान मानना बंद करो, किंग है उसको भगवान मानना बंद करो। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, और जो किंग का एब्सोल्यूट राइट है उसको भी आप क्या करो, डिनाई करो। एब्सोल्यूट राइट मीन्स कि किंग जो करेगा वही सही होगा और आप जो करोगे वो गलत होगा। किंग का राइट ही, किंग की जो विल है, इच्छा है जो किंग की, वही कानून है, इसको मानना बंद करो। ठीक है, सो इन्होंने 2 चीज़ कही, एक कि किंग को भगवान मानना बंद करो, दूसरा किंग की इच्छा को भगवान मानना बंद करो। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें कही। किसने कही? जॉन लॉक ने। ओके, सो नाम याद रखिएगा बेटा आप लोग कि जॉन लॉक, देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है जॉन लॉक, स्पेलिंग याद रखिएगा, LOCK नहीं, LOCKE। ओके, नेक्स्ट और कौन से फिलोसोफर आते हैं? सो रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो रूसो ने बेटा एक बुक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाम याद रहना चाहिए बेटा आप लोग को बुक का, फिलोसफर्स के नाम याद होने चाहिए। आप लोग को फिलोसफर के नाम याद रखने हैं, और फिलोसफर ने कौन सी अपनी फिलोसफी दी थी फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन के लिए, उन्होंने लोगों को क्या क्या सुझाव दिए थे वो याद रखना है। सो इन्होंने जो रूसो थे उन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो बेसिकली चाहते थे कि कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में हो रही है तो वो लोगों की इच्छा से होनी चाहिए। किसकी इच्छा से होनी चाहिए? वो होनी चाहिए लोगों की इच्छा से। ठीक है, सो देखिए, ही बिलीव्ड द जनरल विल,
ही बिलीव द जनरल विल। क्यों? क्योंकि कोई भी सोसाइटी है उसमें जो काम कर रहे हैं आप, कोई भी रूलर अगर आके काम कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा काम होता है कि लोगों की इच्छा को पूरी करना। मीन्स वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ की जो पब्लिक है, उसकी इच्छा को पूरी करना। तो ठीक है, तो इसीलिए कोई भी रूलर अगर वहाँ पे रूल कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपने दिमाग में लोगों की इच्छा को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे टू सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ द पब्लिक, जॉन रूसो ये चाहते थे। ठीक है, अब देखते हैं मॉन्टेस्क्यू। थर्ड इज मॉन्टेस्क्यू। सो मॉन्टेस्क्यू क्या चाहते थे? सो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। नाम याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। सो मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। सो यहाँ मॉन्टेस्क्यू ने बात की थी बेटा डिवीजन ऑफ पावर की। मीन्स पावर को ही क्या कर दो? डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड कर दो भाई? सो पावर को देखते हैं यहाँ पे, पावर को डिवाइड कर दो आप किसके किसके बीच में? बहुत सारे लेवल्स नहीं बोल सकते यहाँ पे, बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम देखते हैं आप लोग, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एंड जुडिशरी होता है। ठीक है, सो वही चीज़ कही गई यहाँ पे कि सबकी पावर्स को डिवाइड कर दो कि लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करे, जुडिशरी का अपना काम हो भाई कि वो यहाँ पे सिटीजन के राइट को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू भाई साहब ने कही थी। किस टाइम पे? ये उन्होंने 18th सेंचुरी में ही ये चीज़ कही थी। क्या कहा था इन्होंने? द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बीच में ही हम पावर को डिवाइड कर दें, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कोर्ट। सो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि जब यूएसए क्या होता है, यूएसए फ्री होता है, फ्रीडम मिलती है यूएसए को, तो वहाँ पे ये मॉडल क्या किया गया था? इंप्लीमेंट किया गया था। सो यूएसए को फ्रीडम कब मिलती है? जब भाई हमारे फ्रांस भाई साहब उनको क्या देते हैं? पैसा देते हैं। ठीक है, और खुद किस में आ जाते हैं? खुद आ जाते हैं वो कर्जे में। सो अमेरिका ने इस चीज़ को फॉलो कर रखा था। अमेरिका में डिवीजन ऑफ पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई, हमारे फिलोसफर आ गए। इसके अलावा क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गई, सो उसको हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है बेटा, मिडिल क्लास। तो सोसाइटी तो हम लोगों ने देख ली थी कि सोसाइटी में क्या था, तो सोसाइटी में हमने देखा था कि 3 स्टेट डिवाइडेड थे, 1 2 3 क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द पीजेंट्स। सो एक चीज़ यहाँ पे आती है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास कहाँ से आते हैं? सो मिडिल क्लास बच्चा निकल के आते हैं, एक सोशल ग्रुप होता है, एक सोशल ग्रुप होता है जो धीरे धीरे करके, क्योंकि वहाँ पे लोग ट्रेड करने लगते हैं, ओवरसीज ट्रेड। फ्रांस में क्या होता है? ट्रेड धीरे धीरे बढ़ने लगता है 18th सेंचुरी में। सो जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो भी बाहर जाके ट्रेड करने लगते हैं और धीरे धीरे उसमें से कुछ सेक्शन, कुछ पीपल अब यहाँ पे क्या होने लगते हैं? अमीर होंगे। अब पैसा उनके पास ज़्यादा आ गया, अब पैसा आ गया उनके पास अगर, तो किस पे खर्च करेंगे? वो पैसे खर्च करते हैं वो एजुकेशन पे। ठीक है, वो पैसे उन्होंने खर्च कर दिए एजुकेशन पे। अब ये हो गए भाई एजुकेटेड। अब एजुकेटेड हो गए तो इनको अपने राइट के पता चल गया, एजुकेटेड हो गए तो अपने राइट्स का पता चल गया कि हाँ हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्यों ऐसे एरिस्टोक्रेसी चल रही है। ठीक है, सो ये अपने राइट्स की बात करने लगे। सो इन्हीं को जो सेक्शन थे, अब इसमें से ही कौन बन गए? कुछ बन गए टीचर, कुछ बन गए, जैसे आप लोगों ने देखा पीछे, फिलोसफर। ठीक है, कुछ बन गए फिलोसफर, कुछ इसमें से बन गए लॉयर, और कुछ तो बिजनेसमैन थे ही। ठीक है, सो ये पूरा सेक्शन, ये जो पूरा एक तरह से आप बोल सकते हो जो एजुकेटेड सेक्शन निकल के आया। ठीक है, ये एजुकेटेड सेक्शन, इसी को हम ओवरऑल मिला के क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल क्लास। ओके, सो यहाँ पे एक तरह से एक मिडिल क्लास निकल के आ रही है। मीन्स ना बहुत ही रिच है, ना बहुत ही पुअर है, ना बहुत ही अनएजुकेटेड है, ना बहुत ही एजुकेटेड है। सो एक तरह से मिडिल पाथ से निकल के आ रही है, बीच से कट के निकल के आ गई भाई, आगे फ्रंट पे आ गई है, और ये बोल रही है कि हमारे राइट्स तो हमको, तो ये बीच का रास्ता निकाल के आ रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। और यहीं से बहुत सारे पीपल, फिलोसफर निकल के आते हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप अपने राइट्स के लिए क्या करिए? लड़िए। ठीक है, सो नेक्स्ट, सो यहाँ पे फिलोसफर्स है। सो देखिए, द आइडियाज ऑफ द फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलोन एंड कॉफी हाउस। सो ये जो फिलोसफर थे, 3 फिलोसफर थे, जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों फिलोसफर, जो ये फिलोसफर अपनी बातें करते थे तो इनकी फिलोसफर की बातें लोग सुनते थे,
ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे फिलोसफर थे भाई, तो वहाँ के लोग कॉमन पीपल इसको, इन बातों को सुनते थे। कहाँ सुनते थे? जैसे कहीं गली में चले गए, गली में रेडियो होता है, रेडियो पे सुन लिया, आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पे है, या फिर कहीं पे बाल कटाने भी चले गए सैलून में, वहाँ पे भी कुछ बातें होने लगी आपस में। ठीक है, सो वहाँ पे इनकी बातें क्या होती थी, लोग आपस में डिस्कस करते थे कि हाँ भाई रूसो ने ये बोला था, मोंटेस्क्यू ने ऐसा बोला है, मोंटेस्क्यू ने ऐसा बोला है। तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एजुकेटेड लोग होते थे तो लोग इनकी बातें सुनते थे। सो धीरे धीरे दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप, धीरे धीरे ये चीज़ें ग्रुप में पढ़ी जाने लगी कि हाँ मोंटेस्क्यू ने ये बोला है, रूसो ने ये बोला है। तो ठीक है, और जो लुईस 16 ने धीरे धीरे लुईस 16 ने जो और टैक्स इम्पोज करने की कोशिश की, ठीक है, लुईस 16 ने क्या सोचा कि हम और टैक्स इम्पोज कर देते हैं, खर्चा बढ़ रहा है कंट्री का, स्टेट का, फ्रांस का खर्चा बढ़ रहा है, तो हम लोगों पे और टैक्स इम्पोज कर देते हैं। सो इसी के अगेंस्ट लोगों ने बेटा क्या किया, रेवोल्यूशन। सो अब निकल के आया रेवोल्यूशन, चैप्टर क्या है, फ्रांस रेवोल्यूशन। सो अब जाके यहाँ पे हमारा होता है बैकग्राउंड कंप्लीट। अब हमने देख लिया कि कॉजेस क्या थे रेवोल्यूशन की, ये जो रेवोल्यूशन फ्रांस में होगा 1789 में, वो हो गया, हमने इसके पढ़ लिए कॉजेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम चलेंगे करेंगे क्या, रेवोल्यूशन। कॉजेस देख लिए हमने, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिल के करेंगे बेटा रेवोल्यूशन। सो इतना अगर आप लोगों को क्लियर हुआ हो, ठीक है, सो इसको रिवाइज करिए, एंड अगर किसी भी टॉपिक में बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक है, एंड वीडियो अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने उस पर कमेंट करके नीचे बताइए। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।